जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है, फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ। एनसीईआरटी बुक है, यानी दोस्तों झारखंड बोर्ड पे आधारित है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। इससे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बहुत अच्छी तरह से सीख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, 6ठा और 7वां। देखिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन बोर्ड में लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए, नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहली संख्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या दिया हुआ है, बराबर 9 दे दिया गया है क्वेश्चन में, और कह रहा है कि LCM ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए दिया है, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे दे दिया है पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या हम लोग लिख लेते हैं। पहली संख्या बराबर दे दिया गया है 306। देखिए ये हमारा पहली संख्या कहलाता है, ये हमारा दूसरी संख्या कहलाता है। ये पहली संख्या 306 है और दूसरी 657 है। तो हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे दोस्तों। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 657। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दे दिया गया है। ये प्रश्न के अनुसार हमारा कह रहा था। तो एक सूत्र हम पहले बताए थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर आपको ये सूत्र नहीं याद होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा, तब ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। पहली संख्या इधर लिख लीजिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, आगे भी काम आने वाला है। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे LCM इधर भी लिख सकते हैं बाएं साइड, और HCF दाहिने साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या प्रश्न में हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, 306 दिया हुआ है। गुना है तो यहाँ गुना करेंगे, दूसरी संख्या 657 हमारा दे दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न में HCF हमारा 9 दे दिया गया था, तो 9 यहाँ पे लिख लेंगे HCF के नीचे, गुने LCM ज्ञात कीजिए। LCM पूछ रहा था, तो LCM हमारा क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको गुना कीजिए 306 गुने 657 को, तो कितना आ जाएगा, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। लेकिन एक बात दोस्तों, इसमें गुना नहीं करना है, फंस जाइएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इधर दाहिना साइड बराबर के दाहिना साइड गुना में है, तो बराबर के दाहिना साइड जब गुना में रहता है तो बायां साइड जब भी आता है तो वह भाग में हो जाता है। ये 9 जब भी इधर आएगा, इधर भी खिसकेगा, तो ये भाग में हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे 306 गुने 657, इस प्रकार से हम लोग लिख लिए हैं। अब ये गुना में है इधर, तो इधर आएगा बायां साइड, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग में हो जाएगा। तो भाग आ गया है, अब हमको निकालना था दोस्तों। अब इसको काटिए, अब देखिए काटिए इसको, 9 एकम 9 और 9 तिया 27 हो जाता है। यहाँ 3 बचा दोस्तों, तो क्या होगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। अब यहाँ बचा दोस्तों हमारा 34 गुने 657। अब इसको गुना कीजिए, अब इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, देखिए इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा 22,338 आंसर कुछ इस प्रकार से दोस्तों आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से सीख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, तब तक मैं 5वां क्वेश्चन बताता हूँ। अब चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 6n लिख दिया है, इसकी जगह पे हमारा 12n भी हो सकता है, 18n भी हो सकता है, 16n भी हो सकता है, 25n भी हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। तो प्रश्न में हमारा क्या दे दिया है, 6n दे दिया है, इसकी जगह कोई भी संख्या दे के दोस्तों हमको पूछ सकता है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, ये किस तरह से बनता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को यहाँ रिजल्ट लिख लेना है। रिजल्ट
हम किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुने 5 एक बार आना ही चाहिए, तब वह संख्या 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। कम से कम 2 गुने 5 एक बार आना चाहिए। अगर अधिक आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन कम आएगा तो नहीं चलेगा। तो हम लिख दे रहे हैं बोर्ड में, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम बोर्ड में लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम के व्यू से भी आप इसी तरह लिखेंगे, एग्जाम में भी आप इसी तरह लिखेंगे, एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुने 5 एक बार आना ही चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा 2 गुने 3 के रूप में टूट जाएगा। इस प्रकार से टूटेगा, देखिए 2 गुने 3 के रूप में हमारा टूट गया है। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ तो 2 आ रहा है लेकिन 5 यहाँ पे नहीं आ रहा है। देखिए 2 गुने 5 के रूप में टूटना चाहिए कम से कम एक बार, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में दोस्तों 2 गुने 3 ही आ रहा है। यहाँ 5 आता तो हमारा 0 आता। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी, यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 6 के अभाज्य, यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी और यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका आंसर दोस्तों तैयार है, तो आपको भी इसी तरह से लिखना है एग्जाम में। देखिए दोस्तों क्या है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या, 2 गुने 3 आ रहा है। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। दोनों आना चाहिए कम से कम एक बार। ज़्यादा आएगा तो चलेगा, कम आएगा तो नहीं चलेगा। गुणनखंड में 2 गुने 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या हो जाएगा और यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। 2 गुने 5 आता तो यह 0 पर समाप्त हो जाता। देखिए यहाँ पे हम यहाँ लिख दिए हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन को बताता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, हम बोर्ड में लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये दोनों भाज्य संख्या है। अब क्यों है इसी का चर्चा करना है, इसी का व्याख्या करना है। ये दोनों भाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, ये घटते क्रम में लिखा गया है। 7 गुने 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4 और 4 से छोटा 3 और 3 से छोटा 2 और 2 से छोटा 1। देखिए यहाँ पे घटते क्रम में लिखा गया है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग हल लिख देते हैं। देखिए पहले हम लोग इसको लिख लेंगे दोस्तों, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 13 हमारा उभयनिष्ठ संख्या है, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 13 2 बार आया है तो कॉमन लेंगे, तो इसको बाहर खींच के कर देंगे। बाहर करेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 7 गुने 11 प्लस 13 हमारा कॉमन हो चुका था, तो इसके बदले हम 1 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13 गुने 11 7 77 हो जाता है। 7 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ गुना है, तो 77 होगा, प्लस 1 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम गुने 1 कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2 से अधिक, आप बोर्ड में देख सकते हैं, अधिक गुणनखंड। यहाँ पे लिख लेते हैं गुणनखंड। इस प्रकार से गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या होगी।
भाज्य संख्या होगी। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, ये तो इसका आंसर आ गया है। अब इसका बाकी है, फिर से देख लीजिए, 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या होगी। ठीक है, जब हम लोग 13 से 78 से गुना करेंगे तो जितना हमारा आंसर आएगा उसको अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर उतना ही रहेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 अपने से लिख दिए। तो इसको भी चलिए इसी प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है। अब देखिए उभयनिष्ठ संख्या को खोजिए, तो यहाँ हमारा 5 नजर आ रहा है, तो 5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे दोस्तों। 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचा, 7 गुने 6। 5 बाहर निकल चुका था तो 5 को नहीं लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। गुने 3 गुने 2 गुने 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करेंगे कोई भी संख्या तो कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। प्लस दोस्तों ये 5 हमारा कॉमन हो चुका था तो इसके जगह हम 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इन संख्याओं को आपस में गुना करेंगे। इसको लिख लीजिए 5 और ब्रैकेट के अंदर 7 को 6 से गुना करेंगे तो हमारा 42 आ जाएगा, और 42 को 4 से गुना करेंगे तो 168 आ जाएगा। 168 को 3 से करेंगे तो 504 आ जाएगा, और 504 को दोस्तों हम 2 से करेंगे तो हमारा 1008 आ जाएगा। इस प्रकार से 1008 आ जाएगा, आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, और 1008 को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो उतना ही प्राप्त होता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है 1 से गुना करने पर। प्लस दोस्तों यहाँ पे 1 हमारा पहले से आ चुका है। तो अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 5 गुने यहाँ पे 1008 और 1009 दोस्तों हमारा हो जाएगा। गुने 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, गुने 1 हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या होगा। सेम इसी को दोस्तों यहाँ पे लिख देना है, इसके नीचे भी। ठीक है, यही वाला चीज इसके नीचे भी लिख देना है। यहाँ जो हम लोग लिखे हैं इसके जगह पे उसी तरह दोस्तों इसको भी यहाँ लिख देना है और आंसर को लिख देना है, सेम लिखाएगा। जिस तरह से हम लोग दोस्तों 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 को हम लोग लिखे थे यहाँ अंतिम में 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या होगी, उसी तरह इसमें भी हमें लिख देना है नीचे आंसर में। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम नीचे इसको भी लिख दिए हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे लिख दिए 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या होगी। इसको नीचे लिख दीजिएगा इसके नीचे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, यानी दोस्तों प्रश्नावली 1.2 का ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखूंगा अपने मोबाइल पर, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं लगा दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा है थोड़ा, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये इसका हल नहीं होगा, आप यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर अपने क्वेश्चन को देखूंगा, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब रास्ता होता है दोस्तों। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया और रवि है, 2 व्यक्ति है यहाँ पे, एक का नाम सोनिया है लड़की है, और एक का नाम रवि है। तो सोनिया जब चलती है तो उनको 18 मिनट लगता है, और जब रवि चलता है तो उनको 12 मिनट लगता है। और एक चीज याद रखिएगा, दोनों एक ही स्थान से चल रहे हैं और एक ही समय में, तो कह रहा है कि वह पुनः किस समय एक ही साथ मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, हम लोग मान लेते हैं ये सोनिया है। ठीक है, ये सोनिया हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, और ये रवि को मान लेते हैं। इसको 18 मिनट लगता है दोस्तों, और इसको 12 मिनट लगता है। ठीक है, जब एक ही स्थान से एक ही दिशा की ओर, मान लीजिए इधर से चलना प्रारंभ किया, इधर से चलना प्रारंभ किया, इस तरह से इधर से चलते चलते आया, दोनों यहाँ पे चलते चलते आया वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार रास्ता में। वृत्ताकार मींस गोल होता है। ठीक है, फुटबॉल की तरह इस तरह से फिर यहाँ पहुंच गया, जहां से शुरू किया था वहीं पे पहुंच गया। तो कह रहा है कि पुनः वह किस समय एक साथ मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं।
तो यहाँ दोस्तों हम लोग 18 और 12 का यानी सोनिया की चाल को और रवि को चाल को एलसीएम निकालेंगे। आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। एलसीएम किस लिए निकालेंगे? क्योंकि हमारा दोस्तों न्यूनतम चाल पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में न्यूनतम निकालना है। अगर दोस्तों अधिकतम पूछता तो हम इसका एचसीएफ निकालते यानी महत्तम समापवर्तक निकालते। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 18 और क्या है दोस्तों 12। इसकी चाल को हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 9 18 हो जाता है, फिर 2 छक्का 12 हो जाता है। अब देखिए एक सम संख्या है एक विषम संख्या है, तो 3 से देखिए दोस्तों हमारा दोनों कट जाएगा। 3 से कीजिए, 3 3 9 और 3 दूनी 6 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों हमारा आगे अब नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ दोनों अलग अलग संख्या है। तो हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं एलसीएम। क्या लिख लेते हैं? 18 और 12 का इस प्रकार से एलसीएम लिख लेते हैं। इधर एलसीएम लिख दीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे कितना कितना संख्या आ गया है, कौन कौन संख्या में टूटा है? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 इस प्रकार से टूट गया है। अब इनको आपस में गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6 और 6 तिया 18 और 18 दूनी 36। इस प्रकार से प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कितने समय में? तो 36 मिनट में हमारा वो एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो 36 मिनट लगेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हो गया। बहुत ही आसान है, केवल प्रश्न बड़ा था तो बड़ा देखने से आप लोग डरिएगा मत, आप लोग घबराइएगा मत। बहुत ही आसान है, केवल एलसीएम निकालना है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, प्रणाम।